हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे काफी स्वस्थ रहे होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बाद एक नई चुनौती आपके सामने आई है और उस चुनौती का नाम है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी जिसमें वैकेंसीज हैं बच्चों 84,000 के आसपास। और 84,000 वैकेंसी का होने का मतलब है कि आप लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा सुनहरा मौका जिसमें आप अपने करियर को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। माना जाए एसएससी की दुनिया में या नौकरियों की दुनिया में, एसएससी की दुनिया में ये पोस्ट थोड़ी सी छोटी है, लेकिन एक पोस्ट कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट टाइम आप ऊंचे बड़े पदों पर जा सकते हैं, क्योंकि महकमे के अंदर जो एग्जाम होते हैं, प्रमोट करने वाले जो एग्जाम होते हैं, उनके माध्यम से आप काफी आगे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी की चुनौती को खत्म करने के लिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी हमेशा से तैयार रही। ऑलवेज रेडी फॉर द काउंटर ऑपरेशंस, द काउंटर ऑपरेशन फॉर एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी के सिलेबस की बात करें बच्चों, उस सिलेबस की चर्चा हम करेंगे थोड़े से बड़े स्तर पर। साथ ही आज की क्लास में हम एक हल्का फुल्का डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे, वो भी जीके को लेकर। आपकी भाषा में उसको जीके बोलते हो, कुछ बच्चे उसको जीएस बोल देते हैं, जनरल स्टडी बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह के एग्जाम की प्रवृत्ति पिछले कई सालों से हम एसएससी जीडी में देखते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में भी ये मान सकते हैं, 2024 में भी ये मान सकते हैं हम कि इस एग्जाम की प्रवृत्ति भी कैसी रहेगी, वही पुरानी परंपरा पर आधारित रहने वाली। और पुरानी परंपरा कहती है कि जीके का सेगमेंट आपका 20 क्वेश्चंस का रहने वाला है। कितने क्वेश्चन का सेगमेंट रहने वाला बच्चों? 20 क्वेश्चन का सेगमेंट रहने वाला है। और 20 क्वेश्चन के सेगमेंट का मतलब है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर, साइंस, ये सब उसमें घुला मिला रूप आपको देखने को मिलेगा। और घुला मिला रूप देखने को मिलेगा, इसका मतलब है 20 क्वेश्चन में आपको साइंस भी देखनी है, 20 क्वेश्चन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट आपको उसमें शामिल मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बात तो तय है, इस एग्जाम में स्टैटिकल जीके का पोर्शन ज्यादा होने वाला है। स्टैटिकल जीके का पोर्शन ज्यादा होने वाला है। और स्टैटिकल जीके का पोर्शन ज्यादा होगा तो एक बात तो तय है कि आपको कुछ चीजों को रिमेम्बराइज थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल फोकस को छोड़कर, बल्कि स्टैटिकल जीके को मैप के माध्यम से या स्टैटिकल डाटा के माध्यम से आपको उसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इस एग्जाम का जो लेवल की बात करें तो एक आर्मी का जो एग्जाम होता है ना, आर्मी में सिपाही पद के लिए या अग्निवीर के लिए जो एग्जाम होता है, तो ये एग्जाम भी, एसएससी जीडी का एग्जाम भी लगभग उसी लेवल पर होने वाला है। बस आप लोगों की तैयारी सुस्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से हो तो आप इस एग्जाम को एक तरफा कर देंगे। और इस एग्जाम को एक तरफा करने के लिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी का जो स्टाफ है और कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के द्वारा जो आपको क्वेश्चन सीरीज, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल कराई जाएगी, वो आपको हर वीक आपको अवेलेबल होगी। साथ ही उस मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए आप लोगों की पहुंच तक मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे और उसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक बारकोड मिलेगा उसी पेपर के ऊपर, उसको आप स्कैन कीजिए और आप यूट्यूब पे जाकर उसका क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत प्रकार की प्रैक्टिस सीरीज आपको करवाएंगे, आसान, बहुत आसान, फिर मीडियम, फिर थोड़ा सा हार्ड टाइप का पेपर, वो सब प्रैक्टिसेस आपकी कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। साथ ही ऑफलाइन मोड में भी इसको बड़े स्तर पर शामिल किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक बारी कमर कस लो और एक बारी फिर जुट जाओ अपनी तैयारी के लिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के साथ, कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लियर है बच्चों? तो आगे चलते हैं।
तो बच्चों आज की क्लास में मैं कुछ स्टैटिस्टिकल जीके लेके आया हूं और स्टैटिस्टिकल जीके में सबसे पहले आपको उन सब चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि वैश्विक ज्योग्राफी के आधार पर, वैश्विक भूगोल के आधार पर एग्जामिनर आपसे हल्का फुल्का पूछता है। एग्जामिनर आपसे हल्का फुल्का पूछ लेता है। अब देखिए, ये सामने आपका विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि विश्व के मानचित्र पर किसकी अवस्थिति, किस महाद्वीप की अवस्थिति, किस महासागर की अवस्थिति कहां कहां पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों, पृथ्वी के उत्तरतम दिशा, पृथ्वी की उत्तरतम दिशा में नॉर्दर्न पोल पर, उत्तरतम दिशा नॉर्थ पोल की तरफ अगर कोई सागर है, महासागर है, तो उसका नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। क्या नाम है बच्चों उसका? आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। और मैं तो बच्चों यही कहूंगा कि कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ में अपने इन सब चीजों को फिल करते हुए चलिए, अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। आगे चलते हैं, आर्कटिक महासागर। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही उत्तरी ध्रुव पर जो महासागर है उसका नाम है आर्कटिक सागर महासागर, और ऐसे ही दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण का नाम क्या रहेगा? एंटार्कटिका महासागर। क्या रहेगा बच्चों? एंटार्कटिका महासागर रहेगा। और एंटार्कटिका महासागर रहेगा तो अब इससे आगे चलते हैं। तो अब सीधी सी बात है, पृथ्वी को हिस्सों में बांट देंगे, एक उत्तरी, एक दक्षिणी, एक पश्चिमी और एक क्या है? पूर्वी। तो ये पश्चिमी और ये क्या है? पूर्वी। अब पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बड़ा सा जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या बोलेंगे बच्चों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके ठीक नीचे आने वाला जो महाद्वीप है ये है दक्षिणी महाद्वीप बच्चों। कौन सा है? दक्षिणी महाद्वीप। क्लियर है? इस बात को विशेष ध्यान पर रखें। अब जैसे जैसे आपको जो स्टैटिस्टिकल जीके है, स्टैटिस्टिकल पार्ट है, वो इसके साथ साथ आपका शुरू होना, आपके साथ साथ आप इसको समझना शुरू कर देंगे। अब इसी के साथ में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। कौन सा बच्चों? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर है तो भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को अगर कोई महासागर है, अगर कोई महासागर बहुत लंबा फैला हुआ है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक महासागर, और दक्षिण वाले को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलेंगे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो अमेरिका महाद्वीप की जो पश्चिम दिशा है इसमें बोलेंगे पश्चिमी, इसको बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर। भूमध्य रेखा से ऊपर क्या बोलेंगे? इसको उत्तरी प्रशांत महासागर बोलेंगे बच्चों। और ऐसे ही दक्षिण वाले हिस्से में आएंगे, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे? दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे बच्चों? दक्षिणी प्रशांत महासागर इसको कहा जाए। आगे चलते हैं तो आप लोगों को यहां पर अभी तक 4 महासागरों के बारे में पता चला। एक महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर, दूसरा है एंटार्कटिका, तीसरा है प्रशांत महासागर एंड चौथा है अटलांटिक महासागर। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के ठीक पूर्व में ये वाला जो सागर, महासागर है, देखो ये हमारा प्यारा भारत है और प्यारा भारत के नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका से ठीक नीचे जो महासागर है, इस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है बच्चों? हिंद महासागर है। और हिंद महासागर की बात करें तो अपने आप में ही बहुत बड़ा विस्तृत, बहुत बड़ा खुला हुआ महासागर इसको कहा जाता है।
खासकर ये बात भी सोचे कि विश्व के मानचित्र पर सबसे ज्यादा जो मानसूनी वर्षा होती है, उस मानसूनी वर्षा का एक बहुत बड़ा कारण भी क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर से मिलने वाली जो नमी है उन पवनों को बहुत अधिक बल देती है, जिससे वो आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा करते हैं। और मानसूनी वर्षा संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया जैसे देशों में सबसे ज्यादा बारिश करती हैं मानसूनी बारिश। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, ये हमारा जो महाद्वीप है, हिंद महासागर हो गया, एशिया हो गया, अच्छा सॉरी, ये महाद्वीप कौन सा है बच्चों? एशिया महाद्वीप है। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। क्या करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। और ये महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। और ये कौन सा बताया था मैंने अभी पहले? अफ्रीका महाद्वीप। क्या बताया था बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जो बीच में सागर है, अब महासागर तो खत्म हो चुके हैं, अब आएंगे हम सागरों पर। सागर, और सागरों के बाद किस पर आएंगे? खाड़ियों पर। किस पर आएंगे बच्चों? खाड़ियों पर। तो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जो सागर है, उस सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर। क्या नाम है बच्चों? भूमध्य सागर है, जिसको आप इंग्लिश की भाषा में बोल सकते हैं मेडिटेरियन सी। और एग्जामिनर ना जाने कितनी बारी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में होने वाली या विश्व में होने वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस पवनों के द्वारा जो बारिश होती है, भारत की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है वो आपकी 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के लास्ट में, फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में तक जो बारिश होती है, उस समय जो बारिश होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ की जो नमी है वो पवने कहां से लेती हैं? सबसे ज्यादा भूमध्य सागर से लेती है। और भूमध्य सागर का नाम है मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी किस किस को जोड़ता है? यूरोप और अफ्रीका के मध्य सेतु का काम करता है। और यूरोप और अफ्रीका के मध्य सेतु का काम करेगा तो एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन भी डालेगा और क्वेश्चन पूछेगा, जिब्राल्टर जल संधि। क्या क्वेश्चन पूछेगा बच्चों? जिब्राल्टर जल संधि कहां पर स्थित है या किस किस के बीच स्थित है? तो इस तरह जो फैक्चुअल डाटा है, हम आपको लेयर बाय लेयर अपनी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी अवेलेबल कराएंगे। इसलिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सागर के नाम पर अगर हम चर्चा करें तो भूमध्य सागर के जस्ट बगल में है एक सागर और, जिसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी। क्या नाम है बच्चों इसका? काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। अब काला सागर की जो सीमाएं हैं वो बढ़ी हुई सीमाएं हैं। और फिलहाल जो रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा चला हुआ है, रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा चला हुआ है, उस मुद्दे में भी ब्लैक सी की जो भूमिका है वो कम नहीं कही जा सकती, वो भी अच्छी खासी भूमिका है। और इसी ब्लैक सागर यानी काले सागर, इसी काले सागर के ठीक ऊपर एक और छोटा सा सागर है जिसको बोलते हैं ओजोव सागर। तो बच्चों, आपके करंट अफेयर के हिसाब से कहें या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से कहें तो यहां पर ओजोव सागर और काला सागर महत्वपूर्ण सागर की भूमिका में देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। ओजोव सागर की सीमा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ओजोव सागर की सीमा क्या रूस से लगती है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल लगती है जी। क्या ओजोव सागर की सीमा यूक्रेन से लगती है? जी हाँ, बिल्कुल लगती है। ठीक यहीं पर बात करेंगे काला सागर की, तो काला सागर की सीमा भी रूस से लगती है, बिल्कुल लगती है जी। जॉर्जिया से लगती है साहब, बिल्कुल लगती है। उसके बाद तुर्की से लगती है, तो बिल्कुल लगती है जी, तुर्की से भी लगती है। तुर्की के बाद नेक्स्ट है बुल्गारिया, बिल्कुल लगती है जी, बिल्कुल लगती है। तो बुल्गारिया की भी लगती है जी, रोमानिया की भी लगती है जी। ठीक है, आपको जानबूझ के उलझाने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि काला सागर से
इनमें से किस देश की सीमा नहीं लगती है, और उसमें सबसे बड़ा नाम मिलेगा मालडोवा। मालडोवा की सीमा काला सागर से नहीं लगती है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने एग्जाम का जो नेगेटिव सेंस है, अपना क्वेश्चन को नेगेटिव होने से बचाना होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक सागर और है, काला सागर के ठीक बगल में, काला सागर के ठीक बगल में एक सागर और है बच्चों, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। जिसका नाम क्या है बच्चों? कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन झील कहें या कैस्पियन सागर कहें, क्या कहा जाएगा इसको? तो बच्चों इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। इसको सागर कहें या झील कहें, तो सीधी सी बात है, बड़े बड़े भूवैज्ञानिक विद्वानों ने कहा कि इसका नाम कैस्पियन सागर ही होना चाहिए, कैस्पियन झील नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कई देशों की सीमाओं को आपस में जोड़ता भी। तो कैस्पियन सागर, देखो अभी कैस्पियन सागर के बारे में मैं आपसे पूछूं कि कैस्पियन सागर की सीमा कहाँ कहाँ किस किस देश से उसकी लगी हुई है, तो उत्तर की बात करें, उत्तर में कौन है? कजाकिस्तान, उसके बाद कौन है? तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद है ईरान, ईरान के बाद कौन है? अजरबैजान, अजरबैजान के बाद कौन है? रसिया। कौन है? रसिया। तो अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करूं, कैस्पियन सागर से सीमा लगने वाले पड़ोसी देशों की शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे बच्चों, तो उसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा कितार। क्या बनेगा? कितार। के स्टैंड फॉर कजाकिस्तान, क्या है? कजाकिस्तान। आई स्टैंड फॉर ईरान, टी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड फॉर अजरबैजान। ये रहा आपका अजरबैजान। उसके बाद आर की बात करेंगे बच्चों तो आर क्या रहेगा? रसिया रहने वाला है। क्या है बच्चों? रसिया रहने वाला। क्लियर है? इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर कैस्पियन सागर से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि कैस्पियन सागर एशिया उत्तरी एशिया या मिडिल एशिया कहें, मिडिल एशिया की महत्वपूर्ण एक पानी के संदर्भ में या सागर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सागर के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए है, और उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। क्लियर है बच्चों? तो इस आधार पर हम आपको ये कहें बच्चों, इस आधार पर अगर हम आपको ये कहें कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन की संभावना ये होती है कि बच्चों कि इस सागर की सीमा फलां देश से लगती है या उस सागर की फलां देश से सीमा नहीं लगती है। एक क्वेश्चन तो हो गया ये। अब साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि इन देशों को, इन सागरों को आपस में जोड़ने वाली या इन देशों को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधियां होती हैं, क्या उन जल संधियों पे क्वेश्चन आता है? तो आंसर है बिल्कुल यस, बिल्कुल आएगा जी। तो उन जल संधियों के ऊपर भी हम एक बारी क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे, और वो भी मैप के माध्यम से ही करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को जितना ज्यादा आप मैप पर उकेरना डालेंगे, उकेरना सीखेंगे या प्रदर्शित करना सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा ज्योग्राफी आपके टिप्स पर हो। क्लियर है बच्चों? तो टिप्स पर रखने के लिए ज्योग्राफी को हमेशा मैप अपने पास रखें। आपकी पढ़ने वाली जो टेबल होगी उसके सामने इंडिया या वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप हमेशा चिपका के चले। जितना ज्यादा मैप को चिपकाओगे, जितना ज्यादा मैप में शो करोगे, उतनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टनेस बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अब कैस्पियन सागर के ठीक बगल में एक और छोटा सा सागर है बच्चों, जिसका नाम है अरल सागर। क्या नाम है बच्चों? अरल सागर। इंग्लिश में बोलेंगे तो एरल सी। क्या बोलेंगे बच्चों? एरल सी। अब एरल सी की जो बाउंड्री है वो दो ही देशों से लगती है, एक है कजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान, जिसको हम क्या बोलेंगे? केयू। क्या बोलेंगे? केयू। वैसे तो मैं शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा मुरीद हूं नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों का एग्जाम जिस तरह एसएससी जीडी का छोटा एग्जाम है, छोटा एग्जाम का मतलब वनडे एग्जाम है, ज्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं है, बस आपको अपने आप को संभाल के रखना है, बस तैयारी में थोड़ा सा मर्ज करके रखना है, पेपर तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो इस एग्जाम के ऊपर अगर मैं जब इस तरह के शॉर्ट फॉर्म के फॉर्मूलेज में जाता हूं, तो क्वेश्चन पूछता है कि अरल सागर की सीमा किससे किन देशों से लगती है? तो दो देशों से लगती है, एक नाम है कजाकिस्तान और दूसरा नाम है उज्बेकिस्तान। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? केयू से क्या बनेगा?
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्या बनेगा बच्चों? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो केयू के नाम से। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अगर कैस्पियन सागर को याद रखना है तो कैसे रखेंगे? कितार। कैसे रखेंगे बच्चों? कितार। और अरल सागर को क्या बोलेंगे? केयू। क्या बोलेंगे? केयू। क्लियर है? अब जैसे ही आगे चलते हैं तो बच्चों यहाँ पर रसिया में और कजाकिस्तान में 2-3 बड़ी बड़ी झीलें देखने को मिलेंगी। 2-3 बड़ी झीलें को देखने को मिलेंगी। आप सबसे पहले जाएंगे, थैंक यू, आप सबसे पहले जाएंगे आप रसिया में, तो रसिया में देखेंगे एक बहुत बड़ी झील है, सॉरी बहुत बड़ी नहीं, बहुत गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी है बच्चों? बैकाल झील है। ठीक है। इसकी गहराई की बात करेंगे तो इसकी गहराई लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है। हालांकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे कि पृथ्वी पर सबसे गहरातम यानी सबसे गहरा जो पानी का समुद्र है, सागर है या झील है, वो कौन है? तो वो तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है बच्चों? प्रशांत महासागर में मिलने वाली जो कटक हैं, क्या है? कटक हैं, जिसको किन्हीं 2 प्लेटों की वजह से आपस में जो गहरा अक्षेत्र बन टकराने के बाद जो गहरा अक्षेत्र बन जाता है, कोई अगर एक अक्षेत्र धंस गया, दूसरा ज्यादा ऊपर उठ गया, तो उसकी वजह से जो गहरा अक्षेत्र बना हुआ है उस क्षेत्र का नाम क्या है बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? हम कटक बोलते हैं। तो कटक जो है वो प्रशांत महासागर में सबसे गहरे देखने को मिलते हैं। और प्रशांत महासागर के साथ ही रूस में विश्व की सबसे गहरी झील है, जिसका नाम क्या है? बैकाल झील। क्या नाम है बच्चों? बैकाल झील। आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़े से भारत की तरफ, और भारत की तरफ जो हम रुख करेंगे तो देखते हैं यहां पर भी 2 बड़े सागर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है भारत की पश्चिमी दिशा में, जिसको बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अरब सागर। उसके बाद भारत की पूर्व दिशा में देखो कितनी बड़ी खाड़ी है, इसको क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब इसी के बारे में, इसी नॉलेज को आगे लेके चलते हुए चलेंगे तो देखो यहां पर ईरान के गल्फ कंट्रीज में, ईरान के ठीक नीचे एक पानी की बहुत बड़ी खाड़ी जुड़ी हुई है। उस खाड़ी का नाम है आपकी फारस की खाड़ी। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी के बीच एक थोड़ा सा बीच में जलसंधि आती है, और उसके बाद जो ये वाला सेगमेंट है इसको हम बोलेंगे ओमान की खाड़ी। क्या बोलेंगे बच्चों? ओमान की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को, ये फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जो जलसंधि है उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। तो बच्चों ये जो छोटा छोटा जो जानकारी है, स्टैटिकल जीके है, जिसको हम मैप के माध्यम से आप लोगों को इतना ज्यादा सिखा देंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इस सेगमेंट में से अगर उसने क्वेश्चन दिया तो आप एक तरफा उसको हिट करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा ऑफलाइन मोड में मैंने पहले ही बताया, हम बहुत बड़े स्तर पर आपकी तैयारी कराएंगे। एक चैप्टर की, मान लिया जाए अगर जलसंधियां महासागरों से संबंधित कोई चैप्टर है, हम उसके 3 लेवल पर आपके टेस्ट सीरीज में आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। फर्स्ट लेवल पे बहुत इजी, जो कि आपका बहुत छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद मध्यम स्तर का, और उसके बाद टॉप लेवल के क्वेश्चन है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इसमें से क्या दे सकता है। और कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के जब ऑनलाइन स्टाफ की जब आप मेहनत देखोगे ना, या ऑफलाइन स्टाफ की मेहनत देखोगे, तो एक टीचर आपको 3-3 बारी क्वेश्चन लिख के देगा अपने हाथ से, 3-3 बारी। अब आप सोच के देखो कि यहां से पढ़ने वाले बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना ज्यादा बूस्ट होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें।
आगे चलते हैं, चलते चलते क्लास को आगे चलते चलते एक कप चाय है तो चाय की चुस्की भी लेते हुए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ठीक यहीं अफ्रीका और एशिया के मध्य एक और सागर है जिसका नाम है लाल सागर। जिसका नाम क्या है बच्चों? लाल सागर। क्या नाम है बच्चों? लाल सागर। और लाल सागर की भूमिका के बारे में बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने के लिए जिस सागर का सबसे बड़ा नाम आता है उस सागर का नाम क्या है? लाल सागर। क्या नाम बच्चों? लाल सागर। लाल सागर से ही आर्टिफिशियल तरीके से इजिप्ट के माध्यम से, मिस्र के माध्यम से, मिस्र की भौगोलिक सीमा के अंदर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उस नहर का नाम क्या है? सवेज नहर। क्या नाम है बच्चों? सवेज नहर है। क्या नाम है बच्चों? सवेज नहर। और सवेज नहर में ये मानव निर्मित 2 कैनाल हैं विश्व में, और आने वाले समय में और भी बनाई जा रही हैं। एक पनामा कैनाल है और दूसरी सवेज कैनाल है। पनामा कैनाल के मुकाबले सबसे ज्यादा जो व्यापार का आवागमन होता है वो सवेज नहर में होता है बच्चों। किसमें होता है? सवेज नहर में। आपने पुरानी खबर देखी होगी कि एवरग्रीन कंपनी का कोई समुद्री जहाज सवेज नहर में फंस गया था तेज हवाओं के कारण, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बाधित हो गई थी। कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए, 2 से 3 हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद उस जहाज को वहां से निकाला गया और उसके बाद संपूर्ण विश्व में आयात निर्यात की संभावनाएं शुरू हुई। तो बच्चों इसी तरह हम लगातार आपको अपने नॉलेज के माध्यम से आपको एजुकेट करते रहेंगे। आगे चलते हैं। तो सवेज नहर, अब सवेज नहर पर टोल लेने का अधिकार किसका है? तो आंसर क्या रहेगा? मिस्र देश का है। किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो आंसर रहेगा भूमध्य सागर और लाल सागर। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर मान लिया जाए जो लाल सागर है, ये जो सवेज नहर है, इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो 1869 में एक फ्रांसीसी अधिकारी के द्वारा, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट के द्वारा इसका जो है डिजाइन किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी लगातार आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब जैसे ही आप आगे चलेंगे, लाल सागर से आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक और खाड़ी है। ये तो लाल सागर हो गया, यहाँ पर है अदन की खाड़ी। क्या नाम है बच्चों? अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है उस जल संधि का नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों बाब अल मंडब। क्या नाम है? बाब अल मंडब जल संधि है। देखो मैंने आपको पहले महासागर बताए, महाद्वीप बताए, अब उसके बाद हम चले हैं सागरों पर और झीलों पर। किस पर चले बच्चों? सागरों पर और झीलों पर। तो ठीक ऐसे ही लगातार हम मूव करते रहेंगे और अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो एक बारी लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप लोगों के लिए हम भी उत्साहित रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हम भी आप लोगों को लगातार मोटिवेट करते रहे। तो हमें मोटिवेशन कहां से मिलेगा? तो हमें मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार से मिलेगा। और आपका प्यार आप कैसे जाहिर कर सकते हैं? तो उसका सीधा आंसर एक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है, देखो आपने देखा होगा ये हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अंडमान निकोबार को एक दूसरे से अलग करने वाले डिग्री चैनल का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 10 डिग्री चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों।
अंडमान निकोबार की पूर्वी दिशा में, अंडमान निकोबार की पूर्वी दिशा में जो सागर है उसका नाम क्या है? अंडमान सागर है। क्या नाम है बच्चों? अंडमान सागर है। क्या नाम बच्चों? अंडमान सागर। और अंडमान सागर की बात करें तो अंडमान सागर भी एग्जामिनर बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या अंडमान सागर को बर्मा की सीमा लगती है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल लगती है। क्या थाईलैंड की सीमा लगती है? हाँ जी लगती है। क्या इसको इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा द्वीप की सीमा लगती है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल लगती है। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों कि मलक्का जल संधि किस किस के मध्य है? तो मलक्का जल संधि की बात करें तो मलक्का जल संधि बच्चों सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में है। अब सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। एग्जामिनर के खुद क्वेश्चन ऐसे रहते हैं तो टीचर क्या करे? टीचर को भी तो वही करवाना पड़ेगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत होती नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये है इंडोनेशिया और ये कौन सा है? मलेशिया। भारत और चीन के सीमा विवाद जो है उस विवाद में एक बड़ा विवाद आगे थम गया था, डोकलाम विवाद। क्या नाम था? डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर फायर करने के लिए बिल्कुल अलर्ट थी। और ऐसे में दोनों सेनाएं जब अलर्ट थी तो भारत की नेवी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चीन कह रहा हूं, इंडोनेशिया की जो मलक्का जल संधि है इसके आगे अपना लंगर डाल दिया था कि अब चीन की सप्लाई को हम रोक देंगे, मलक्का को कैप्चर कर लेंगे तो चीन की गर्दन आपके हाथ में आ जाएगी। तो चीन की गर्दन आपके हाथ में, जिससे चीन की सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पाएगी और चीन इन सप्लाई ना होने की वजह से चीन त्राही त्राही उठ जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिकल तरीके से बात की जाए, सुरक्षा नीति की तरीके से बात की जाए तो मलक्का जल संधि सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चों? इसी आधार पर जाते जाते भारत और चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। वो दो जगह पर अभ्यास करते हैं। एक उस सैन्य अभ्यास का नाम है हैंड टू हैंड और दूसरा नाम है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, SCO ग्रुप, संघाई कोऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन कहे, उस ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कुल मिलाकर 8 देशों की संख्या है। ये सब मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर, नेचुरल डिजास्टर के मुद्दे पर, क्या बोलते हैं उसको, आपातकालीन घटनाओं पर जिस तरह पूरे विश्व में नाटो का गठन हुआ है वैसे ही नाटो के गठन को टक्कर देने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है जिसका नाम क्या है? SCO, संघाई कोऑपरेशन। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। बड़ा अच्छा सवाल है और 2023 में इसकी समिट भी हुई है, बैठक भी हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं इसकी समिट कहां पर हुई है और भारत की तरफ से किसने भाग इसमें लिया है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है और आने वाले समय में आप हर एग्जाम को क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हमारी वीडियो को आप लगातार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।